हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं लाया हूँ 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न विज्ञान का, यानी साइंस का मोस्ट 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूँ जो 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सवाल प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया सवाल है। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर सवाल क्या कहता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ए, समांतर प्रकाश पुंज है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 2 नंबर सवाल देखते हैं। किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों के समूह को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों, प्रकाश पुंज और किरण पुंज। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों कहा जाता है किरणों के समूह को। इसी तरह हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। आभासी प्रतिबिंब में कैसा होता है। 3 का आंसर हो जाएगा बी, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। इसका आंसर हो जाएगा 4 का डी 1/2 होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी 1/2 होता है। इसी तरह हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं। फोकस की दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। 5 का आंसर हो जाएगा सी, 40 सेंटीमीटर होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। फोकस दूरी से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान। फोकस दूरी से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। 6 का आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। आवर्धन का मान हमेशा बढ़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब में कैसा बनेगा। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब में कैसा बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, कम तीव्रता पर बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, कम तीव्रता पर बनेगा। इसी तरह 8 नंबर सवाल, वायु का निरपेक्षण अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्षण अपवर्तनांक वास्तव में होता है। 8 का आंसर हो जाएगा बी, 1 से अधिक होता है वायु का निरपेक्षण अपवर्तनांक। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है। 9 का आंसर हो जाएगा सी, पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परिवर्तन कोण का मान। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परिवर्तन कोण का मान क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा डी, 0 डिग्री होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 0 डिग्री होती है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 11 नंबर सवाल। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब में होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब में होता है। 11 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। छोटा भी होता है, आधा भी होता है, आभासी भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 12 नंबर सवाल देखते हैं। वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कांच का उत्तल लेंस वायु में अभिसारी लेंस होता है। इसी तरह हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। 13 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में। इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस पाया जाता है। ये काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसे आप सब याद कर लेना है। इसी तरह हम लोग 14 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। 14 का आंसर हो जाएगा
ए लेंस की क्षमता कहा जाता है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 15 नंबर सवाल देखते हैं। लेंस में मुख्यतः फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्यतः फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी 2 होता है। लेंस में मुख्यतः फोकस दूरी की संख्या 15 का आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह 16 नंबर सवाल देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब में होता है। इसका आंसर हो जाएगा 6 का आंसर हो जाएगा बी काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 17 नंबर सवाल देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी उत्तल लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। इसका आंसर हो जाएगा डी उत्तल लेंस। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान होता है। 18 का आंसर हो जाएगा ए 1 प्लस होता है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान। इसी तरह हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। 19 का आंसर हो जाएगा ए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। और किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसी तरह हम लोग 21 नंबर सवाल देखते हैं। का अनुसूत्र होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। इसी तरह हम लोग 22 नंबर सवाल देखते हैं। काली चूना का रासायनिक सूत्र है। काली चूना का रासायनिक सूत्र है। 22 का आंसर हो जाएगा सी CaO काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी CaO काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। इसी तरह हम लोग 23 नंबर सवाल देखते हैं। शुद्ध जल का pH मान होता है। शुद्ध जल का pH मान होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। इसी तरह हम लोग 24 नंबर सवाल देखते हैं। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान। जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान अधिक होता है या कम होता है या बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी 7 से कम होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी 7 से कम होता है। इसी तरह हम लोग 25 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? 25 का आंसर हो जाएगा ए CaOH2। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला सवाल 26 नंबर। लवण NaCO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है। लवण NaCO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है। 26 का आंसर हो जाएगा बी 7 से अधिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 27 नंबर सवाल देखते हैं। बलेट्री का अम्ल है। बलेट्री का अम्ल है। 27 का आंसर हो जाएगा सी H2SO4 बलेट्री का अम्ल है। इसका आंसर हो जाएगा सी H2SO4। इसी तरह हम लोग 28 नंबर सवाल देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है। 28 का आंसर हो जाएगा डी 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान 10.5 होता है। इसी तरह हम लोग 29 नंबर सवाल देखते हैं। अम्ल का pH मान होता है। अम्ल का pH मान होता है। 29 का आंसर हो जाएगा ए 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान। इसका आंसर हो जाएगा ए 7 से कम होता है अम्ल का pH मान। इसी तरह हम लोग 30 नंबर सवाल देखते हैं। ये भी है ऑब्जेक्टिव है। 30 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। इसी तरह हम लोग 31 नंबर सवाल देखते हैं। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है 31 का आंसर हो जाएगा ए, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका आंसर हो जाएगा ए, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसी तरह हम लोग 32 नंबर सवाल देखते हैं। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? इसका आंसर हो जाएगा 32 का ए, 32 का ए हो जाएगा ए। एक पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। इसी तरह हम लोग 33 नंबर सवाल देखते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। 33 का आंसर हो जाएगा सी, लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 34 नंबर सवाल देखते हैं। अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान होता है, अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान होता है 34 का आंसर हो जाएगा बी, 5.6 से कम होता है अम्ल वर्षा का पीएच मान। इसी तरह हम लोग 35 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। ये क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट कर दे।